बिल्कुल, आनंद नरसिम्हन की तरफ से बड़े ही शानदार और मजेदार तरीके से आपको महाराष्ट्र की सियासी गणित इस वक्त क्या कहती है, और खास तौर पर ये जब नतीजों का दिन है तो कैसे महाराष्ट्र में अप्रत्याशित जीत न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि समूची महायुति को यहां पर देखने को मिली है, वो इस वक्त आनंद नरसिम्हन की तरफ से समझाया गया। सबीना जी, और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा हैं, आप एसपी प्रवक्ता हैं। सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल कैसे लड़खड़ा गई आशुतोष जी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दावे और कुंदरकी में तो बीजेपी ने इतिहास ही रच दिया है। तो क्या वो दावे जो किए जा रहे थे वो वाकई हवा हवाई थे, या फिर ग्राउंड जीरो पर आपने समझा था कि जनता के जहन में क्या है? नहीं, धन्यवाद। देखिए, उपचुनाव में जिस प्रकार से देश में 26 असेंबलीज पे उपचुनाव हुआ है, अगर आप उसको गौर से उसका एनालिसिस करें तो उत्तर प्रदेश में हम 9 सीटों में 2 सीटें जीत पाए हैं। लेकिन वस्तुतः अगर अलग तरीके से देखें, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार है, वो 6/6 जीत गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, 3/3 जीत गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 3/3 जीत गए हैं। यहाँ तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के वन मंत्री अपना चुनाव हार गए हैं। यूपी में क्या हुआ आशुतोष जी? माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, ये सारे फैक्ट्स हैं। नहीं, ये सारे फैक्ट्स हैं। अभी हम यूपी पर फोकस कर लेते, क्योंकि 9 सीटों को यूपी की सत्ता का 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी ने तो कई सारे आरोप भी लगाए कि वहां पर चुनाव में वोटिंग नहीं करने दी जा रही है। तो फिर अब ये रिजल्ट क्या कहता है? नहीं, मैं यही बता रहा हूं आपको। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया, उसके बावजूद हम 9 में से 2 सीटें जीत पाए। मिल्कीपुर का चुनाव करने की तो उनकी हिम्मत भी नहीं है। आप ये देखिएगा कि हम लगातार लोगों के साथ संपर्क में हैं। हम कम मार्जिनों से हार रहे हैं, लेकिन हम जहां हार रहे हैं वहां उसका मूल्यांकन भी करेंगे, कहां से गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन ये साफ है, पूरे देश ने देखा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने अपने प्रशासन का दुरुपयोग किया है, पुलिस का दुरुपयोग किया है, उसके बावजूद हम तो ये मान रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी को ये जीतने ही ना दे और वोटर को वोट ही ना करने दे। हम फिर भी 2 सीटें जीत के आए हैं। बाकी सीटों पे अपना मूल्यांकन करेंगे, हम देखेंगे कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई और जो भी जरूरी एक्शन होगा हम उसको लेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब चूंकि झारखंड की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में तो एक अप्रत्याशित जीत जो है वो महायुति को मिल गई है, और उसमें भी बीजेपी जिस तरह से बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है। लेकिन झारखंड में फिर क्या हो गया? वहां तो घुसपैठ का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया गया। वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा। फिर झारखंड में ये जो स्थिति यहाँ पर बनती हुई एनडीए की नजर आ रही है, उसका कारण क्या मानते हैं आप, और इसका मंथन कैसे किया जाएगा? निश्चित तौर पर मंथन किया जाएगा। अंतिम परिणाम आने के बाद हम हम कहाँ हमसे चूक हुई, हम क्यों जो है जनता का जनादेश प्राप्त करने में विफल रहे, इस पर हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, और हम आगे जो है बढ़कर अगली बार हम कैसे उन सीटों पे चुनाव जीत सकें, इसकी तैयारी करेंगे। नहीं, क्या आप मानते हैं कि हेमंत सोरेन को वहां पर क्या सहानुभूति वोट भी थोड़ा सा मिल गया? ये सारे फैक्टर्स जो बीते दिनों वहां की राजनीति में बड़ा उलटफेर हमने देखा, तो क्या इसका कारण एक हो सकता है कि वहां पर लोगों का रुझान हो गया और बीजेपी को नुकसान या एनडीए को नुकसान हो गया? ये सम्यक विश्लेषण के बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि उनको जीत क्यों हासिल हुई और हम अपेक्षित जीत हासिल करने में विफल क्यों रहे। डॉक्टर आशुतोष, यहाँ पर क्योंकि समाजवादी पार्टी का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9 सीटें बहुत खास मानी जा रही थी। आप बाकी उपचुनाव सीटों का भी जिक्र कर रहे हैं, उनके भी फैक्ट्स हमारे सामने हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस काफी आ गया था समाजवादी पार्टी में, उनकी साइकिल बहुत तेजी से दौड़ रही थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एक अलग ही जोश भर दिया था इंडिया गठबंधन में, समाजवादी पार्टी में। क्या आप इन सीटों की समीक्षा, यहाँ का सर्वेक्षण, यहाँ का सर्वे और जनता की नब्ज टटोलने में नाकाम रहे? क्या यहाँ बैठकर ये कहा जा सकता है कि जिन 9 सीटों को लेकर बहुत बड़े दावे किए जा रहे थे, दावों की हवा निकल गई? कह सकते हैं कि आप जिस तरीके से, क्योंकि मैं देख रहा था कि झारखंड के में भी एनडीए की सरकार बुरी तरीके से हार गई है फिर से। हम कटेरी, कुंदरकी, करहल और सीसामऊ हमारे पास परंपरागत सीट थी, लेकिन इसमें हम 2 सीटों को हारे हैं, कटेरी और कुंदरकी। उस पर जरूर विश्लेषण किया जाएगा। हम करहल और सीसामऊ को वापस रिटेन कर पाए हैं। हम बार बार इस बात बोलते हैं कि जनता के साथ समाजवादी पार्टी लड़ी है, लेकिन प्रशासन ने जो किया वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, इस देश ने सबने देखा।
तो फिर वो कुंदर लेकिन की ठीक है, सीट में जो मुस्लिम बहुल है, सर बस ये सवाल सुन लीजिए, जो मुस्लिम बहुल ये पूरा इलाका है, ये वहां के लोगों ने क्या बटेंगे तो कटेंगे, जिसको आप लोगों ने कहा कि भाई ये बांटने वाला है नारा है, बीजेपी कहती रही कि ये जोड़ने वाला नारा है, हम बटेंगे या कटेंगे जातिगत तौर पर या धर्म के तौर पर बांटने की कोशिश नहीं कर रहे, हम तो कह रहे कि बटेंगे तो वो हर कोई अगर बटता है, एक है तो सेफ है। क्या यहाँ की जनता ने ये समझा कि जो बीजेपी कह रही है, जो सीएम योगी आदित्य की तरफ से नारा दिया गया, जो पीएम मोदी की तरफ से नारा दिया गया, दम उसमें है? नहीं, बटेंगे कटेंगे नारा तो फेल हो गया ना। बटेंगे कटेंगे नारा तो महाराष्ट्र में घुसने से पहले ही महाराष्ट्र के खुद एनडीए के फेल हो गया तो फिर ये जो मैंडेट है वो क्या कहता है? अगर आप मेरी अनइंटरप्टेड बात सुनना चाहती है तो सुनिए। बटेंगे कटेंगे नारा जैसे ही शुरू हुआ, महायुति के नेता जो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे जितने भी नेता हो, चाहे पंकजा मुंडे, सबने मना कर दिया कि ये नारा नहीं चलेगा और एक है सेफ है का नारा चलेगा। बटेंगे कटेंगे कौन बोल रहा था? योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और उधर से जो है हेमंत विश्व शर्मा बोल रहे थे। झारखंड में भी साफ हो गए। उत्तर प्रदेश में भी ये कह रहे थे कि हम 9 की 9 सीट जीतेंगे, उसमें भी समाजवादी पार्टी 2 अपनी रिटेन करके आ गई। तो बटेंगे कटेंगे नारा तो किसी समाज के लिए ठीक नहीं है और ये एक तरीके से योगी आदित्यनाथ का फेलियर है कि मुख्यमंत्री रहते हुए बाकी सारे राज्यों में सब मुख्यमंत्री अपनी अपनी सीट जीत गए सिवाय योगी आदित्यनाथ के। तो एक तरीके से फेलियर तो योगी आदित्यनाथ का है जो दिख रहा है यहाँ पर। नहीं। कर्नाटक देखिए आप, आसाम, आप वेस्ट बंगाल देखिए, पंजाब देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, हर जगह पर सब जीत रहे हैं। सिर्फ योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सिटिंग सीएम रहते हुए अपनी सीटें नहीं जीत पाए। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जो बटेंगे कटेंगे का नारा योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, अभी देवेंद्र फडणवीस को हम सुन रहे थे, उन्होंने जब ये कहा कि मैं तो आज जनता के सामने नतमस्तक हूं, जो मैंडेट वहां पर महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को दिया है, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, एक है तो सेफ है। ये इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान लोगों तक पहुंचने में एक बहुत मजबूत जरिया जो है वो वहां पर रहा है। तो ये कह देना कि योगी आदित्यनाथ का नारा महाराष्ट्र में नहीं चल पाया या बुरी तरह से फेल हो गया, कितना सही है प्रेम शुक्ला जी? देखिए, हमारे मुंबई में, चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव है, मुंबई में एक कहावत है, गिरे फिर भी टांग ऊपर। तो समाजवादी पार्टी दारुण पराभव के बाद भी वो कह रही कि हमारी टांग ऊपर है। तो भाई आपकी टांग ऊपर है लेकिन गिरे हुए हैं आप हारे हुए हैं, दारुण पराभव का सामना करना पड़ा है, आपकी अपनी सीटें चली गई हैं। और बटेंगे तो कटेंगे, ये भारत के संविधान निर्माताओं ने भी 1947 के बंटवारे के बाद समग्र देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए इस देश के लोगों से आह्वान किया था। हम जब प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं तो हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी यही संदेश दिया जाता है। और एक है तो सेफ जो है, यह नारा बटेंगे तो कटेंगे का पूरक नारा है। पहली पंक्ति बटेंगे तो कटेंगे और उसका जो परिणति है, उसकी जो लक्ष्य है, तो हम एक हैं तो सेफ हैं। तो अब इस नारे को किस तरह से देश ने ग्रहण किया है और उसको जो है आत्मसात करके यह देश एकीकृत होकर, ये जो बंटवारा करने वाली शक्तियां हैं, जो वोट जिहाद करने वाली शक्तियां हैं, जो कहती हैं कि जो भाजपा को वोट देगा उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, उसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, इस तरह का घृणा फैलाने वाले, द्वेष फैलाने वाले, बांटने का कुचक्र रचने वाले, इनके खिलाफ प्रचंड जनादेश है। ठीक, डॉक्टर हुसैन आप भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। बटेंगे कटेंगे इस नारे का जिक्र बार बार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये नारा भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बोला गया हो, लेकिन उस चुनावी माहौल में बोला गया जिसमें जनता का फैसला सबसे ज्यादा अहम है। अब इसे सियासी पार्टियों ने किस तरह से लिया, इसे बीजेपी ने या फिर बाकी पार्टियों ने किस तरह से लिया, एमवीए ने किस तरह से लिया, अब इसके क्या मायने रह जाते हैं? क्योंकि नतीजा तो सामने आ गया है, जनता ने अपना फैसला महाराष्ट्र में दिखा दिया। हालांकि झारखंड में बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई दो राय नहीं है बीजेपी के लिए, पर एनडीए के लिए। लेकिन इस नारे को लेकर जनता ने तो साफ कर दिया ना कि वो उसे इस नारे से कोई परहेज नहीं था। नहीं, पर देखिए, ये तो हिंसात्मक नारा है और ये बटेंगे कटेंगे करेंगे, कोई हिंसा वाली बात नहीं है इसमें। और इलेक्ट्रल डिवीज़न होना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग का कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, या कम्युनिस्ट सरकार नहीं है। हमारा गणतंत्र विश्वास करता है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वोट डिवीज़न होगा।
या मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंडिपेंडेंट भी लोग खड़े होते हैं, वोट तो डिवीजन होना लाजमी है। अगर वोट डिवीजन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का पराकाष्ठा कैसे होगा? तो ये जो बात है बेकार की बात है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करता है, एकता के और भाईचारे की बात करता है, तो इस तरह से घृणात्मक बात करना ठीक नहीं है। उसे कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया, उनके पार्टी ने भी रिजेक्ट कर दिया, पार्टी के कुछ लोगों ने, अशोक चौहान ने रिजेक्ट किया, पंकजा मुंडे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आप घुसपैठ की बात करें, अगर घुसपैठिया हैं यहाँ पे तो इसके लिए कोई जिम्मेदार है? आपको तो होम मिनिस्टर आपके अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए। ये 10 आदमी तो रिपोर्ट नहीं कर पाता बांग्लादेश। अगर नहीं, वो घुसपैठ वाला तो नारा चल ही नहीं पाया ना वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का, वो घुसपैठ वाला नारा तो चल ही नहीं पाया। मैं बता रहा हूँ, घुसपैठ की बात जो करते हैं, जितने नारा दे रहे हैं ये सिर्फ डिवीजन की बात करते हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन से स्वेर करके आपका कॉन्स्टिट्यूशन को आप शपथ लेके आप पार्टी गठन करते हैं। अब बीजेपी पार्टी गठन हुई है संविधान का शपथ लेके, तो संविधान को क्यों नहीं मानते? जब संविधान कहता है कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और जितने जैन, जितने सब भाई भाई हैं, यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, इसको धरातल कर धराशायी करता है। इसी तरह से लेकिन हुसैन साहब माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ इस सवाल के जवाब के लिए, कि लगता नहीं है कि इस नारे पर फिर विपक्ष ने ज्यादा फोकस कर दिया, बजाय इसके कि घोषणा पत्र में आखिर ऐसा क्या होना चाहिए था, बजाय इसके कि स्थानीय नेताओं को जमीन में उतार कर घर घर जाना चाहिए था? क्योंकि बीजेपी ने अपने जहां दिग्गज प्रचारकों का रैला उतारा हुआ था, स्थानीय लीडर्स यानी जो लोकल लीडर्स होते हैं ना, वो भी घर घर दरवाजे पर जाकर वोट मांग रहे थे, बीजेपी की और महायुति की उपलब्धियां गिना रहे थे। क्या यहां पर चूक को समझना जरूरी है? नहीं, आप बता रहे हैं दिग्गज नेता उतरे थे, आपके फडणवीस उतरे थे, अजित पवार उतरे थे और आपके शिंदे साहब उतरे थे, ये सारे उतरे थे लोकसभा इलेक्शन में। लोकसभा इलेक्शन में क्यों धराशायी हुआ? क्योंकि मोदी के पॉलिसी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में नहीं कर रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश में नहीं किया, और आपका झारखंड में पसंद किया। सारा देश में बहुत सारी जगह पसंद, मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे, अमित शाह और मोदी जी का नीति को। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। तो लगातार ये मेगा कवरेज आप न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त देख रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, आप बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।